हेलो एवरीवन, मेरा नाम शेख ताहिर है और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल टीएस केमिस्ट्री पे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आउट ऑफ मार्क्स कैसे लाया जाए, चाहे वो नीट हो, जेईई हो या बोर्ड हो। तो ये वीडियोस उन सब स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो क्लास 11th में है या क्लास 12th में या किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जेईई और नीट का। तो पहले जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम्स हैं हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसका क्या सॉल्यूशन होगा और जो मेथड होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करने का वो इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए, आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कशंस देखने मिलेगा। तो पहले हम देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है फ्रेंड्स, उसमें बहुत सारे रिएक्शंस हैं और उन रिएक्शंस को मेमोराइज़ करना इम्पॉसिबल हो जाता है, इतने सारे रिएक्शंस है। और एक बार हम मेमोराइज कर लेते हैं उसके बाद कन्फ्यूजन भी हो जाता है, क्योंकि एक जो रिएजेंट है यहाँ पे, एक रिएक्टेंट है पर्टिकुलर, एक रिएजेंट जो पर्टिकुलर रिएक्टेंट के साथ कुछ और काम करेगा, ये रिएक्टेंट के साथ कुछ और काम करेगा, तो ये कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो जाता है। तो अब इस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें। और दूसरा जो मिस्टेक्स जनरली करते हैं लोग जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, एक प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते हैं। और इसमें एक और मिस्टेक्स होती हैं जब हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज़्म्स को पढ़ पढ़ के। क्योंकि अगर मैं आपको नीट लेवल पे बताऊँ या जे मेंस लेवल पे बताऊँ, तो वहाँ पे मैकेनिज़्म का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। हाँ, मैकेनिज़्म्स जो अगर आपके पास टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप मैकेनिज़्म्स को पढ़ो, क्योंकि मैकेनिज़्म्स को पढ़ने से आपको एक फ़ील मिलेगी कि भाई रिएक्शंस कैसे प्रोसीड करता है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप मैकेनिज़्म्स पे टाइम दे रहे हो कि मैकेनिज़्म से कुछ आ जाएगा, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इससे बेटर है कि आप वो टाइम का यूटिलाइज़ करके आप क्या करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आपकी क्या हो जाएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, ये याद रखना है आपको। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सपोज़ करो आपको कुछ भी नहीं आता है और आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना है, तो एक मेथड जो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो अगर वो मेथड आप फॉलो करते तो मैं कॉन्फिडेंट से बोल सकता हूँ आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे। तो यहाँ पे वो मेथड क्या है, पहले मैंने कुछ सीक्वेंस बनाए आपको यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे प्रोसीड करना है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या क्या रिसोर्सेज है, आप उसको कैसे यूज़ करोगे। तो पहला जो होता है, देखिए, अगर मैं नीट या जेईई मेंस का बोलूँ तो एनसीईआरटी जैसे हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बायो होता है, वर्ड टू वर्ड आप उसको पढ़ो, वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी एनसीईआरटी पूरी अच्छे से पढ़ लो। यहाँ पे आपको देखो, पहला स्टेप देखो, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे करनी है। तो पहला जो होता है, सपोज करो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। सपोज करो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जैसा केमिस्ट्री में 3 पार्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री को जैसे करने के लिए आपको कुछ बेसिक्स आना चाहिए, जो हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपकी फिजिकल केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी हो जाएगी। ऐसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको अच्छी करनी है तो उसके लिए कुछ बेसिक्स होता है, वो आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका हम नाम देते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पर टॉपिक्स क्या क्या यहाँ पर देखो कवर होता है। पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हम बताते हैं, बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप हाइब्रिडाइजेशन देखोगे, जो केमिकल बॉन्डिंग में आप सीख जाते हो। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड, ये तो केमिकल बॉन्डिंग के पार्ट है। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन, कुछ लोग को नाम दे देगा, स्ट्रक्चर बनाने नहीं आता है, स्ट्रक्चर दीजिए नाम बनाने नहीं आएगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो यहाँ पर सीखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो आता है इंटरमीडिएट, हमारे जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं उसमें इंटरमीडिएट जो होते हैं वो बेसिकली क्या क्या होता है आप बताओ। यहाँ पर या तो कार्बोकेटाइन होगा, या कार्बो एनाइन होगा, या रेडिकल होगा, फ्री रेडिकल बोलेंगे। और भी है, एक क्या है बताओ, यहाँ पे कार्बीन है, और भी होते हैं लेकिन वो हमको पढ़ना नहीं है। नाइट्रीन होते हैं, बेंजाइन होते हैं। तो बेसिकली यह आपको ऑर्गेनिक रिएक्शंस में आपको इंटरमीडिएट देखने मिलेगा।
अभी क्या होता है मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो हमको बेस थोड़ा इंटरमीडिएट के बारे में मालूम होना चाहिए, इंटरमीडिएट क्या होता है। फिर उसके बाद आपने ये थोड़ा सा बेसिक पार्ट कवर कर लिया है, तो अब हम क्या करेंगे, सीखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग। अब देखो यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बहुत मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उसके नाम भी होंगे ना कुछ। तो एक होता है कॉमन नेम, जैसे आपका नाम है कुछ, सपोज करो घर पे प्यार से आपको बुलाते हैं सोनो मोनो, ऐसे ही। दूसरा जो आपके सर्टिफिकेट पे है, जो एक्चुअल में बाहर लोग जानते हैं, तो ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके भी दो नेम होते हैं, एक कॉमन नेम और एक होता है IUPAC नाम, जो इंटरनेशनली ये बोला जाता है। तो हम यहाँ पर कॉमन नेम और IUPAC नेम करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट से बताने जा रहा हूँ। जो क्वेश्चंस आते हैं, देखो NCERT में जितने भी आपको कॉमन नेम दिया है, वो सारे कॉमन नेम को आपको अच्छे से करना है। क्योंकि क्या होता है, कुछ कॉमन नेम्स होते हैं, उसका यूज करता है, अब बोलता है इसका IUPAC बताओ। तो आपको अगर कॉमन नेम ही नहीं मालूम है तो उसका स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे, अगर स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे तो उसका IUPAC कैसे करोगे। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, और ये JEE मेंस में आया भी ये क्वेश्चन है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, NCERT में जितने कॉमन नेम्स दिए एटलीस्ट उसको याद कर लेना है। तो आप ये दोनों पार्ट NCERT से कॉमन नेम तो अच्छे से कर लो, उसके बाद IUPAC हो जाएगा। अब उसके बाद हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। इफेक्ट्स में देखो नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट वाले इफेक्ट्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो क्या क्या होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट, इसको रेजोनेंस इफेक्ट भी हम बाद में इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद होता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये इफेक्ट जो होता है, ये इसका रोल जो होता है, मैं आगे आपको बता रहा हूँ। देखो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। ये जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है, ये बहुत, ये जो इफेक्ट्स है इसका यूज करके आप क्या बता सकते हो, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप बता सकते हो एसिड एंड बेसिक स्ट्रेंथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आते जाते रहते हैं यहाँ से, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ का। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उसके बाद इसका कुछ रोल होता है रिएक्शन मैकेनिज्म में भी बताने के लिए। तो आपको जब रिएक्शन मैकेनिज्म अगर आप पढ़ रहे हो, तो अगर आपने इफेक्ट्स पढ़ा है तो वहां पर बहुत हेल्प करेगा रिएक्शन प्रोसीड होने में। उसके बाद जो हमारा टॉपिक होता है एरोमेटिसिटी का, तो यहाँ पे जो कंपाउंड होंगे आपका, नॉर्मली कंपाउंड क्या होता है, या तो एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा। तो ये एरोमेटिसिटी कौन बताएगा, उसको भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ टेस्ट होते हैं, तो आपको ये टेस्ट देखना है। एक बार ये आपने पार्ट कर लिया है तो आपका जो फाउंडेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत अच्छे से हो गया। अब आप आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आएगा। अगर आपने यहाँ पर अच्छे से काम कर लिया है तो आप अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो यहाँ पे खुद आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब इसके बाद जो आता है मैकेनिज्म वाला पार्ट आता है, जो मैं तो पढ़ा दूंगा और आप क्लासेस में इन जनरल पढ़ाते ही हैं, लेकिन आपको उतना ध्यान इस पे नहीं देना है मैकेनिज्म पे, ये याद रखना है आपको, समझा। तो बेसिकली देखो SN1 SN2 E1 E2, और यहाँ पर नॉर्मली हमारे सिलेबस में और भी बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं, लेकिन हमको उस पर फोकस नहीं करना है, कुछ वहाँ पर आता भी नहीं है तो हम वहाँ पर फोकस नहीं करेंगे। उसके बाद जो आएगा मेन, जो हमारे चैप्टर से स्टार्ट होते हैं, हाइड्रोकार्बन हो गया, हेलो अल्केन हो गया, हेलो अरीन है, अल्कोहल फिनोल ईथर है, तो ये चैप्टर्स कवर करना है अपने को। तो ये ऑर्डर में अगर आप चलते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से कर लोगे। दूसरा, ये तो मैं आपको सीक्वेंस बता दिया। दूसरा अब आपको करना क्या है, मैं आपको देखो एक ऑर्गेनिक रिएक्शंस का आपको एक रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो रिएक्शंस है कैसे प्रोसीड होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक रिएक्टेंट होगा और इस रिएक्टेंट के साथ क्या होगा, एक रिएजेंट होगा। और ये रिएजेंट क्या बनाएगा बताओ, कुछ प्रोडक्ट बनाएगा, और साथ में आपको गिफ्ट में क्या मिलता है, बाय प्रोडक्ट। क्या मिलेगा, बाय प्रोडक्ट मिलता है। अब याद क्या रखना है आपको, ये एक फॉर्मेट होता है ऑर्गेनिक रिएक्शंस का, एक रिएक्टेंट होगा और यहाँ पे रिएजेंट इसके साथ रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा, बाय प्रोडक्ट बनाएगा। कोई भी रिएक्शन ऐसे ही होता है। अब जो भी रिएक्शंस होते हैं कुछ कंडीशंस पे फेवरेबल होते हैं, कुछ, और ये रिएक्शंस की एफिशिएंसी बढ़ाना है या स्पीड रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना है, तो उसके लिए हम कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर बताने दें कि भाई ये पर्टिकुलर रिएक्शन, आपको उसमें कंडीशन भी याद रखना है
कि इसमें कंडीशन क्या क्या होते हैं, और आपको यहाँ पर कुछ कैटलिस्ट भी बहुत सारे रिएक्शंस में यूज़ करने के लिए आ जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूँ यहाँ पर आपको, तो सपोज करो यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, RCl ले रहा हूँ। ये मेरा क्या हो गया, एक रिएक्टेंट हो गया। मैं यहाँ पर एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो एक रिएक्शन है और साथ में मैं क्या ले रहा हूँ, एक्वस KOH। तो यहाँ पर होता क्या है, ये जो Cl है और यहाँ पे KOH का जो OH माइनस पार्ट है ये रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cl की जगह क्या आ गया, OH आ गया। अब बाय प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, KCl बन जाएगा। कैसे बना, यहाँ पर देखो ये प्लस वाला पार्ट है, ये माइनस वाला पार्ट है, तो यहाँ पे OH माइनस ने Cl माइनस को रिप्लेस कर दिया और यहाँ से Cl माइनस आया, Cl माइनस और K प्लस रिएक्शन करके क्या बना दिया, KCl बना दिया। तो देखो यहाँ पे आपका रिएक्टेंट है और ये रिएजेंट है और यहाँ पे प्रोडक्ट बना, ये बाय प्रोडक्ट बना। तो अगर आप ऑर्गेनिक रिएक्शंस को देखोगे तो यही कुछ फॉर्मेट से प्रोसीड करता है। तो आपको अब करना क्या है ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, देखो पहला होता है आप ये पार्ट को अच्छे से कर लो, मैकेनिज्म देख लेना, अगर नहीं भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं रेकमेंड नहीं करूँगा अगर आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है। उसके बाद आप क्या करो, आपका पहला काम क्या है, पहला स्टेप में आपको करना है NCERT अच्छे से पढ़ना है। पहला क्या करना है आपको, NCERT बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे उसके जो भी कॉमन नेम दिए, जैसे मैं बोला यहाँ पे NCERT में जो कॉमन नेम है उसको अच्छे से करना है। दूसरा आपको क्या करना है, सारे चैप्टर्स एक बार कंप्लीट हो गए तो एक चार्ट बना लो, और वो चार्ट कैसे बनाना है, यहाँ पे मान लो ये पर्टिकुलर रिएजेंट है, ऐसा बना लो, ये रिएजेंट है, ये रिएक्टेंट के साथ मिलेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ऐसे ही एक वापस से ये रिएजेंट जो है ये रिएक्टेंट के साथ मिलेगा तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा ये, और साथ में ये भी लिख लेना कि कौन से मैकेनिज्म से जाएगा। मान लो मैं बता रहा हूँ ये SN1 से जा रहा है, ये SN2 से जा रहा है, ये एलिमिनेशन से जा रहा है, समझो। यहाँ पर आपको ऐसा एक चार्ट बनाने ले कि ये रिएजेंट है, ये रिएक्टेंट के साथ, रिएजेंट यहाँ लिखोगे और कितने रिएक्टेंट के साथ मिलकर और क्या क्या प्रोडक्ट बनाता है। आपको पहला काम ये करना है, NCERT रीड करके ये वाला काम करना है पहला। अब उसके बाद क्या करना है, एक बार आपका रिएक्शन वाला ये चार्ट वाला पार्ट हो गया तो दूसरा क्या करना है आपको, नेमिंग रिएक्शंस। नेमिंग रिएक्शन कुछ अलग नहीं है, नेमिंग रिएक्शन भी क्या है, ऐसे ही प्रोसीड करेगा। अब नेमिंग रिएक्शन में आपको क्या करना है, देखो नेमिंग रिएक्शन मतलब अलग अलग जो रिएक्शंस दिया गया पर्टिकुलर साइंटिस्ट के साथ उनका नाम यहाँ पर रख दिया गया है। तो यहाँ पे नेमिंग रिएक्शन में आपको क्या करना है कि सपोज करो जो साइंटिस्ट है वो जो नेमिंग दिया गया है वो रिएक्शन का, उसमें रिएक्टेंट क्या यूज हो रहा है और रिएजेंट क्या यूज हो रहा है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ये आपको याद रखना ही है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। नेमिंग रिएक्शन को आप ऐसे याद करोगे क्या कि इस पर्टिकुलर नेमिंग रिएक्शन में क्या रिएक्टेंट क्या ले रहे हो, रिएजेंट क्या ले रहे हो, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये दूसरा काम करोगे, पहला NCERT रीड करो अच्छे से, उसमें आपको क्या क्या करना है, पहला ये चार्ट बना लो, नेमिंग रिएक्शन का अलग से बना लो। उसके बाद आपको क्या करना है, वहां पर देखो इंडेक्स क्वेश्चन होंगे, पहले ये रुक जाओ, इसमें कुछ आपको उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज से आएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको दिया रहेगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, मेल्टिंग पॉइंट दे देगा, बॉइलिंग पॉइंट दे देगा, तो ये सब चीज़ें आपको NCERT में जो दिया है उसको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर देखो मैं ये यहाँ पर बता रहा हूँ ये है, उसके बाद आपको NCERT के सारे इंडेक्स क्वेश्चन करना है, इंडेक्स क्वेश्चन कर लो अच्छे से। एक बार आपने इंडेक्स क्वेश्चन कर लिया उसके बाद जो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन ये भी कर लो अच्छे से। देखो अगर आपने ये कर लिया है, प्रॉब्लम्स क्या होती है ना, आप सपोज करो लेक्चर्स देख लिए, लेक्चर्स देखने के बाद आप बुक के भागते हो, ये वाली बुक, ये रेफरेंस बुक, वो रेफरेंस बुक, तो इसमें क्या पूरा एकदम खिचड़ी बन जाता है, कुछ भी प्रॉपर होता नहीं है। तो आप एक सीक्वेंस फॉलो करो,
आप जो क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है या मैं अभी स्टार्ट करूँगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका पूरा सीरीज स्टार्ट करूँगा ये फॉर्मेट से, तो आप मेरे लेक्चर्स प्रीफर कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको पहले लेक्चर्स को अच्छे से सुनना है, नोट्स बनाना है प्रॉपर। उसके बाद क्या करोगे, एंड मैं देखो, और जब रिएक्शंस मैं यहाँ पर करा रहा हूँ तो मैं खुद दो तीन रेफरेंस बुक से एनसीईआरटी इंक्लूड करके ही पढ़ाऊंगा। तो रेफरेंस बुक पे उतना आपको ध्यान नहीं देना है। आप मेरे या जो भी क्लासेस में आपको पढ़ाया जा रहा है उनके नोट्स अच्छे से लिख लो, नोट्स पढ़ो और जो क्वेश्चंस कराते हैं उसको प्रैक्टिस करो। उसके बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद क्या करो, ये आप एक चार्ट बना लो, ये और ये चार्ट बना लो। एनसीईआरटी में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज दी है उसको अच्छे से पढ़ो। उसके बाद इसके इंडेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज बहुत हद तक क्या हो गया, आपका 80% 90% के आसपास आपका कवर हो गया है। अब देखो, मेन जो आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर आपको अच्छी करना है तो आपको अलग अलग बुक, अलग अलग क्वेश्चंस, मल्टीपल हजार, ये सब कुछ भी नहीं करना है। सिंपल आपको कोई एक प्रॉपर एक बुक पकड़नी है, उसको अच्छे से करो। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने बताया आपको, इसके बाद आप प्रेफर कर सकते हो कोई यहाँ पर कोई रेफरेंस बुक रिफर कर सकते हो, लेकिन वो हाई लेवल पे मत चले जाना, जी एडवांस वाले रेफरेंस बुक उठाकर मत बैठ जाना। ये याद रखना है आपको, ये एक बार ये आपने पैटर्न फॉलो किया, इसके बाद आपसे जितना होता है उतने मल्टीपल क्वेश्चंस क्या करो, अटेम्प्ट करो। जितना ज़्यादा आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उतना ही क्या होगा, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी होगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर आपको अच्छी करना है तो सिंपल है, आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। समझो? तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो आपको पसंद आया होगा। यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर हेल्प मिली होगी कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे स्टार्ट करें। तो हमारी आने वाली जो वीडियोज़ रहेगी, हम ये सीक्वेंस में चलेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।